मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश कर दिया गया और इस बजट में कुछ मीठा भी रहा तो कुछ खट्टा भी हो गया। यह बजट युवाओं के रोजगार वाला रहा, साथ ही गठबंधन वाला भी रहा और सरकार को कंफर्टेबल तरीके से चलाने वाला भी रहा। बिहार और आंध्र प्रदेश की स्पेशल स्टेटस भले ही इन दोनों राज्यों को ना मिला हो, लेकिन स्पेशल पैकेज इन दोनों राज्यों को जरूर मिल गया है और इस बार ज्यादा फोकस युवाओं के रोजगार पर किया गया है। लेकिन इनकम टैक्स में बहुत मामूली राहत है, वो भी नई टैक्स रिजिम में, और जो बड़े राहत की उम्मीद ओल्ड टैक्स रिजिम में लोग लगाए बैठे थे उनको कुछ भी राहत यहां पर नहीं मिली है। मायूसी हाथ लगी है। बीजेपी इसे विकसित भारत का बजट बता रही है तो विपक्ष इसे बचत विरोधी और सियासी बजट बता रहा है। तो आज की अड़ी इसी पर, क्या ये बचत विरोधी बजट है? सरकार से बड़ी उम्मीद लगाए बैठा मिडिल क्लास आज यही सवाल कर रहा है कि क्या ये बचत विरोधी बजट है। आइए आपको समझाते हैं कि कैसे देश में दो टैक्स व्यवस्थाएं हैं, पुरानी और नई। इस बार बजट में पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में निवेश को जाने के लिए प्रोत्साहित करने वाली स्कीम है। नई टैक्स व्यवस्था में स्लैब में बदलाव किए गए हैं, लेकिन बड़ी मामूली राहत है। इससे अधिकतम 17,500 रुपए तक की किसी को भी बचत हो सकती है। यानी छोटी बचत के चक्कर में लोग निवेश से पीछे हटेंगे। शेयर और म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 10% था उसे अब बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 15 से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। आज के बजट में एक बात तो साफ हो गई, यह बजट राजनीति वाला है। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ और बिहार को अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से करीब 59,000 करोड़ रुपए का बजट आज मिला है। और क्योंकि जेडीयू और टीडीपी इस सरकार के दो सबसे बड़े अलाई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसका संकेत किधर जाता है। लेकिन अब आप ये देखिए, हम यहां पर आपको जो दिखा रहे हैं, ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसको लेकर भी लगातार बीजेपी विपक्ष उन पर सवाल उठा रहा है। अब शेयर और म्यूचुअल फंड पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स था वो अगर 10 लाख रुपए है तो पहले जहां आप 1.5 लाख रुपए दे रहे थे, अब उसके लिए आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो था, अगर 10 लाख पर देखें तो उसके लिए जहां पहले आप 1 लाख रुपए दे रहे थे, उसके बाद आप उस पर 1.25 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सुनिए क्या कह रहा है विपक्ष इसको लेकर। बजट पहला तो बहुत निराशाजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है। मेरे को यही बोलना है, दिस बजट इज टोटली डायरेक्शनलेस, एंटी पीपल, नो विजन, ओनली द पॉलिटिकल मिशन इज देयर। आई डोंट सी एनी लाइट, इट इज अ डार्क डार्क एंड डार्क। और बजट पर जब सरकार को घेरा विपक्ष ने तो जवाब दिया खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। सुनिए वो उन्होंने क्या कहा। कुर्सी बचाने के बात करने वाले पार्टियों थोड़ा सोच ले। उनके अलायंस 230 कुल मिलाकर कितने पार्टियां थे? 25, 26 पता नहीं, मैं गिनी नहीं, बट इंडिया 37 पार्टीज कुल मिलाकर के 230 पार नहीं किया, और वो बोल रहे हैं कुर्सी बचाने के लिए। तो विपक्ष ने बोला कुर्सी बचाओ बजट, तो वित्त मंत्री ने जवाब दिया। लेकिन सुनिए बजट पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उसके बाद चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है।
तो देश को और समाज को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री। मेरे साथ अजय आलोक जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता, और मेरे साथ मल्होत्रा साहब हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टैक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और अभी थोड़ी देर में मोदी सरकार के कुछ मंत्री भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप ही से सवाल लेना चाहता हूं, सुरेंद्र जी, कैमरे पर देखिए। आप लोग इसको बता रहे हैं कुर्सी बचाओ बजट, आप लोग बता रहे हैं बचत विरोधी बजट, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश और समाज को समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाला बजट। अरे भाई, हमारी बात मत मानिए ना आप। कहाँ हम कह रहे हैं कि आप हमारी बात मानिए गौरव भाई, अपने दिल की बात मान लीजिए। आप ही कह दीजिए कि बचत बढ़ाने वाला बजट है, हम मान लेंगे। अभी आप कुछ देर पहले क्या कह रहे थे? जो आप कह रहे थे उस पर कायम रहेंगे ना? तो इसका मतलब क्या है कि बचत घटाने वाला बजट है, कर्जा बढ़ाने वाला बजट है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले साल 2023-24 में जो आपको करना था, जो आपने एलोकेशन किए थे, उससे 10 से 15% तो आपने कम खर्च किया। आपने न एमएसपी किसान के बारे में बात करी कि कानूनी गारंटी देंगे या नहीं देंगे, ना आपने बात करी कि 29 लाख जॉब्स आप देंगे या नहीं देंगे जो आपके यहां खाली पड़ी हुई हैं, ना आपने मजदूरों की मनरेगा के बारे में बात करी, ना उनकी आपने मिनिमम मजदूरी के बारे में बात की कि 400 रुपए देंगे या नहीं देंगे। हाँ, आपने कॉपी पेस्ट किया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कॉपी पेस्ट करना चाहिए कांग्रेस से। आपने कहा कि साहब हम क्या नाम वो देंगे, अप्रेंटिसशिप देंगे, तो पूरी दे देते, अच्छी बात है। आपने हमसे किसी चीज को लिया है तो ये हम इस बात का स्वागत करते हैं। लेकिन इसके अलावा आप हमको बता दीजिए किस जगह पर एमएसएमई सेक्टर को आपने रिलीफ देने के लिए क्या किया? कोई बता सकता है? आज की डेट में रीढ़ की हड्डी है। छोटे और मझोले व्यापारियों को आपने जीएसटी में क्या छूट दी, आप हमको बता सकते हैं क्या? आप हमें बता सकते हैं कि पेट्रोल के जो सेस है और पेट्रोल का जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें आपने क्या हमको छूट दी, आप बता सकते हैं क्या? कि जबकि अंतरराष्ट्रीय दामों के 60% दाम पे हम लोग रूस से तेल खरीद रहे हैं आज की डेट में, वो पैसा जा रहा है तो कहां जा रहा है? तो ये सारी की सारी चीजें अगर आप देखेंगे, और हाँ, वो जो आपने अभी इनकम टैक्स वाली मध्यम वर्ग वाली बात करी, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है गौरव भाई, बस छोटी सी बात। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी दुनिया में कैपिटलिस्टों को, क्रॉनिक कैपिटलिस्टों पर ज्यादा टैक्स लगता है और मध्यम वर्ग को बजट में कर से राहत दी जाती है। इकलौती भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर आप ग्राफ के साथ पिछले 10 साल में देखें, लगातार क्रॉनिक कैपिटलिस्टों का टैक्स इन्होंने कम किया। कैपिटल गेन टैक्स कम किया, वो कौन सा टैक्स होता है जो बहुत बड़ी कंपनी पे लगता है 500 करोड़ से ऊपर की, वो पहले 30% था, 20% कर रखा है। लेकिन मध्यम वर्ग का टैक्स लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। यानी दुनिया में भारत इकलौता ऐसा देश है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जब मध्यम वर्ग को तो टैक्स की मार से कुचल रहा है और क्रॉनिक कैपिटलिस्टों को अडानी साहब के लिए बजट बना रहा है। ठीक है, अजय आलोक जवाब दीजिए इसका। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि कुर्सी बचाओ बजट है। आपने अपने 2 अलाइज को ज्यादा मालामाल कर दिया लेकिन बाकी राज्यों को कुछ नहीं दिया। आपने यहां पर बड़े जो क्रोनिक कैपिटलिस्ट हैं वो ए लिख रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं इशारा किधर है उनका, उनकी तरफ फायदा देने का आरोप लगा रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं, जैसा कि सुरेंद्र राजपूत ने भी कहा, कि आपने इनके मैनिफेस्टो से योजना कॉपी पेस्ट की है इस बजट में। अरे गौरव जी, देश की जनता भी आज बजट सुन रही थी, राहुल गांधी सदन में होकर भी नहीं सुन पाए। अच्छे से सुनते सुरेंद्र भाई, 4-5 एक्सरे लगा के देखना चाहिए था ना बजट को। चुनाव के पहले बहुत एक्सरे कहते थे कि मैंने एक्सरे लगा लिया, तो आज तो एक्सरे मशीनों की दाम कम हो गई, तो राहुल गांधी को 4-5 एक्सरे लगा के बजट को देखना चाहिए था, पता चलता कि कितना समग्र बजट है, कैसे देश को आगे ले जाने वाला है। अभी सुरेंद्र भाई कह रहे थे कि कर्जा बढ़ाने वाला बजट है, बचत घटाने वाला बजट है। अरे सुरेंद्र भाई ये बताइए, तो ये टैक्स स्लैब से तो 17,500 करोड़ रुपया सीधा का सीधा बचत इस देश की जनता को हो रहा है जो टैक्स स्लैब में है।
तो ये खर्चा बढ़ेगा या खर्चा बचत बढ़ेगी या बचत घटेगी? इकोनॉमी में पैसे आएंगे या पैसे जाएंगे, या तो वो खर्च करेंगे या फिर बचाएंगे। गौरव भाई से पूछ लेना। नहीं, हंसने की बात नहीं, अभी आगे ही बताता हूँ। आपको दिक्कत है? एक मिनट लाइटर में आपको दिक्कत है क्या? हाँ बताइए। पेंशनधारियों का स्टैंडर्ड डिडक्शन 15,000 से 25,000, 15,000 से 25,000 हो जाता है, तो सुरेंद्र राजपूत तो क्या दिक्कत है भाई? इसमें पैसे बचेंगे कि पैसे घटेंगे? प्रभु आप ये बता दीजिए लॉजिक। अरे अब बीच में मैं आपके नहीं बोल रहा था, देखिए मैं बीच में नहीं बोल रहा था। मध्यम वर्गीय पे आपने मार बता दी। अरे नहीं, आपके बीच में नहीं बोलूंगा सर, मैं ये कह रहा हूं मध्यम वर्गीय आज के, तो ठीक है, धन्यवाद। सुनिए, इस बजट का फोकस हम अलग अलग चीज पे फोकस होता है। सरकार जब कोई भी बजट बनाती है तो समग्र बजट होता है, पूरे देश का बजट होता है, कोई एक दो प्रदेश का बजट नहीं होता है, जो कि अभी आरोप लगाए जा रहे हैं बिहार आंध्रा को दे दिया। ये बताइए, बायां हाथ आपका कमज़ोर होगा तो पूरा शरीर आपका स्वस्थ रह सकता है? नहीं रह सकता है। पूर्वोदय योजना है ये, पूर्वोदय योजना जिसमें सिर्फ बिहार नहीं है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्रा है, वेस्ट बंगाल है, सारे स्टेट्स हैं जिनकी आज निर्मला सीतारमण में फ्लोर ऑफ द हाउस में घोषणा की। अब प्रधानमंत्री तो हर बार कहते हैं ना कि जब तक बायां कंधा मजबूत नहीं है शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता है। बजट का मेन फोकस ये है कि हमारा एग्रीकल्चरल कैसे और इम्प्रूव होगा, इसीलिए 1,52,000 करोड़ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एलोकेट किए गए। एग्रीकल्चर में प्रतिकूल वातावरण भी रहे, मतलब बरसात नहीं हो, बाढ़ आ जाए, उसके बावजूद हम अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, किसानों की आय को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आपने कहा कि हमारा कॉपी पेस्ट कर दिया ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है। नहीं साहब, कॉपी पेस्ट नहीं, हमने कट पेस्ट किया है। हमने आपके लगाए हुए 2013 में एंजल टैक्स को कट किया और उसको पेस्ट कर दिया। जहाँ तक ये इंसेंटिव योजना जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग योजना है, जो अपने आप में हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक है, तो ये कौशल विकास योजना जो हमारी चली आ रही है पिछले 4 साल से, उसी के कंटिन्यूएशन में है, जहाँ पे आज की तारीख में 1 करोड़ युवा स्किल्ड कंपनी में 500 नहीं, लेकिन अजय लोग एक सवाल सुनिए। अजय जी एक सवाल सुनिए। स्किल आपका एक मैन फोर्स तैयार होता है। अजय जी एक सवाल सुनिए, आपने कहा कि बायां हाथ अगर कमजोर हो तो क्या शरीर स्वस्थ रहेगा? हाँ। सर, अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं होगी तो शरीर सीधा कैसे खड़ा रहेगा? मिडिल क्लास इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और उसकी जो छोटी छोटी बचत होती थी वो उसके ऐसे काम में आती थी जब उसको कोई मुसीबत पड़ती हो। आप तो उसको बचत के लिए इंसेंटिवाइज ही नहीं कर रहे। आपने तो ओल्ड टैक्स रिजीम में उसको बचत के लिए कुछ दिया ही नहीं। 2015 में आपने एटीसी में 1.5 लाख की बचत की थी, उसके बाद आज तक नहीं बढ़ाया। एटीसी में कोई टैक्स स्लैब चेंज नहीं, तो आप मिडिल क्लास को नहीं चाहते कि वो बचत करे? गौरव जी मैं 1 मिनट, मैं 10 सेकंड आपको रोकना चाहूंगा। थोड़ा सा डेटा चेक कर लीजिए गौरव जी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, बाकी टैक्स एक्सपर्ट से। आज की तारीख में टोटल 9.25 करोड़ लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, जिसमें 4.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। और आज की तारीख में मेजॉरिटी लोग, ऑलमोस्ट 70% लोग नई टैक्स रेजीम की तरफ जा चुके हैं। पहली बात तो ये, इसलिए नई टैक्स रेजीम को हमें ज़्यादा इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है। नहीं तो नई टैक्स रेजीम लाने का मतलब क्या है? आप ये बताइए, आज की तारीख में अगर हम मुद्रा लोन को 10 लाख से 20 लाख करते हैं फॉर इकोनॉमिक जोन, तो नई टैक्स रेजीम में आपने सही बात ने बोला, ठीक है, ये मैं आपकी बात मानता हूं कि आप लोग चाहते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजीम चली जाए, नई टैक्स रेजीम आए। लेकिन अजय जी, तो नई टैक्स रेजीम में तो बचत का तो कोई प्रावधान ही नहीं है कि अगर मैं एटीसी में पैसे डालूं तो आप टैक्स छूट देंगे, या इस योजना में पैसे डालूं तो छूट देंगे। वहां तो सिंपल टैक्सेशन है, इतने पर सीधे कट टू कट इतना टैक्स लगेगा, बाकी तुम बचाओ ना बचाओ, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं। आप ये देखिए कि आज की तारीख में ये जो हिस्टोरिक डिसीजन हुआ टैक्स स्लैब्स पे, इसमें हर व्यक्ति, चाहे वो 3 से 7 लाख की ब्रैकेट में हो, चाहे 15 लाख प्लस की ब्रैकेट में हो, हर व्यक्ति को 17,500 रुपए की टैक्स में बचत हो रही है, हर व्यक्ति को जो टैक्स फाइल कर रहा है। तभी मैंने 17,500 करोड़ रुपए बोला सालाना। नहीं, हर व्यक्ति को नहीं हो रहा है, स्लैब के हिसाब से होगा अजय जी। ये बचत या तो बैंक जितनी आय होगी उस हिसाब से बचत होगी। अरे हर व्यक्ति को 1 लाख की बचत होनी है। अरे भाई, स्लैब के हिसाब से भी हर व्यक्ति को 1 लाख की बचत होगी। आप किसी से पूछ लीजिए, 17,500 हर व्यक्ति को कैसे बचत होगी? नहीं तो ये हर व्यक्ति को होगी, नॉर्मल मैथ सही है। ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं अजय जी, एक बार फिर समझाइए किसको, मतलब कोई किसी की इनकम अगर 10 लाख रुपए सालाना है तो भी उसको साल में 1 लाख रुपए बचेंगे इस नए टैक्स रिजीम से, ये कह रहे हैं आप? 10 लाख, मैं ये कह रहा हूं कि 10 लाख अगर सालाना इनकम है तो पहले जो टैक्स वो देता था उससे 17,500 रुपए वो कम टैक्स देगा साल में, जो नई स्लैब रिजीम है। कोई का इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा है, अगर उसको 30% का स्लैब लग रहा है, तो जो टैक्स रिजीम का जो हेरफेर हुआ है अपर लिमिट और लोअर लिमिट में, उसमें उसको 1 लाख की बचत होगी। सिंपल मैथ सही है। अच्छा तो ठीक है, आपकी मैथ्स को मैं आपकी मैथ्स को काट नहीं रहा। जो है अब 1 मिनट गौरव जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। गौरव जी, मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूँ, नहीं तो रह जाएगा। हाँ बिल्कुल। अब आप ये बताइए कि एजुकेशन लोन आज की तारीख में जितने एजुकेशन लोन हैं,
एजुकेशन लोन जितने हैं वो या तो मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास या अपर लोअर क्लास लेते हैं। एजुकेशन लोन में 3% की सबवेंशन की गई है। ये कितना बड़ा अट्रैक्टिव स्कीम हो जाएगा एक मिडिल क्लास लड़के के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है। मुद्रा लोन मैंने आपको बताया 10 से 20 लाख हो जाएंगे। आप सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो प्रधानमंत्री ने चुनाव के पहले घोषणा की थी उसको हमने फॉर्मलाइज कर दिया। ठीक है। आज की तारीख में उसमें हम सब्सिडी दे रहे हैं। ठीक है। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्टर कर चुके हैं। इसमें बिजली बिल घटेगा तो किसका फायदा होगा? ठीक है। बिजली बिल घटेगा तो किसका फायदा होगा? मिडिल क्लास का ही फायदा होगा। ईवी पे जितने रिडक्शन हो रहे हैं, लिथियम पे जितने रिडक्शन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आएगी, पेट्रोलियम बिल अगर घर का घटेगा किसका फायदा होगा? मिडिल क्लास का ही होगा। 2 करोड़ अफोर्डेबल अर्बन हाउसिंग बनने जा रहा है जिसमें 10 लाख करोड़ हम खर्च करने जा रहे हैं। तो ये किसको फायदा होगा? ये मिडिल क्लास का ही फायदा होगा। शहरों में कौन रहता है? ठीक है। दूसरा ये कह रहे थे कैपेक्स हमने खर्च नहीं किया। अरे कैपेक्स तो हमने रिकॉर्ड किया भाई साहब, 11.3 करोड़ का कैपेक्स इस साल का रखा है। अच्छा, मतलब आप बिना बजट पढ़े और बिना उसको कुछ दिए हुए आप बोलते नहीं, सुरेंद्र राजपूत जवाब दें उससे पहले। अजय जी अब मुझे अलाउ कीजिए, अजय जी मुझे अब अलाउ कीजिए, हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट हैं। आपने जो 17,500 वाली बात बोली है, सुरेंद्र राजपूत जवाब दें उससे पहले मैं चाहता हूं हमारे साथ प्रोफेसर जयंत मल्होत्रा हैं, आप विजिटिंग फैकल्टी एफएमएस के टैक्स एक्सपर्ट हैं। सर ये जो कह रहे हैं कि 17,500 रुपए की मैक्सिमम बचत होगी और सबको होगी, और ये कह रहे हैं कि लोगों को राहत मिली है टैक्स में, किसी को कोई नया कर नहीं लादा गया है, आपका इस पे क्या कहना है? रोहित, गौरव मैं सिर्फ नंबर्स की बात करूंगा। जी, जी। सिर्फ नंबर्स की। हाँ। तो जो हमारा टोटल रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है सरकार से, जो टोटल रेवेन्यू आ रहा है उसमें 19% डायरेक्ट टैक्स से आ रहा है, 17% कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा हम रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्स का दे रहे हैं। मतलब लोग जो इंडिविजुअल टैक्स दे, इंडिविजुअल टैक्स वो 19% का आ रहा है, 19% का। हाँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अगर हम 1 लाख रुपया महीने का कमाते हैं, यानी कि 12 लाख रुपए कमाते हैं, साल का 12 लाख रुपए, अगर मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 लाख रुपए, अगर मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 लाख जो पुरानी टैक्स रिजीम में था, जो बढ़ के अब 75,000 रुपए हो गया है, मेरी नेट सेविंग आएगी 13,750 रुपए की, जिसपे सेस इंक्लूडेड नहीं है। गौरव, अगर मेरी आय 20 लाख रुपए है, अगर मेरी आय 20 लाख रुपए है, तो मेरी नेट सेविंग आएगी 17,500 रुपए, 20 लाख रुपए पे सेस इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैं 15 लाख रुपए कमा रहा हूं तो मात्र 15,000 रुपया मैं बचा पा रहा हूं। ये सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, लेकिन जब आपका रेवेन्यू 19% आप आराम से कलेक्ट कर रहे हो, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो आपने 10% था उसको 12.5 जो कर दिया, चलिए शॉर्ट टर्म का जरूरी था, बहुत जरूरी था शॉर्ट टर्म में, क्योंकि अननेसेसरी स्पेकुलेशन हो रहा है मार्केट में। फ्यूचर ऑप्शंस को डबल कर दिया आपने, कहा फ्यूचर ऑप्शन 0.015% था, अब हो गया है 0.02%। ऑप्शंस में 0.062% था, अब बढ़ के 0.1% हो गया। तो कहीं ना कहीं एसटीटी पे डबल हो गया है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, और एफएनओ पे जरूरी भी है स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन को घटाने के लिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जहां 1 लाख रुपए, जैसे अगर मैं शेयर बेच रहा हूं तो मैं 1 लाख रुपया जहां पे मैं बचा सकता था, अब जैसे अगर मैंने गेन हुआ है 1 लाख, 2 लाख का हुआ तो 1 लाख रुपए पे मुझे टैक्स देना, 1 लाख रुपए मेरा बच गया। अब उसको बढ़ा के 1,25,000 रुपए कर दिया, तो यहाँ पे 25,000 रुपए का इंक्रीमेंट है। फैमिली पेंशन जो एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, एक होता है पेंशन, एक होता है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन में नहीं, मैं ये आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या टैक्स पेयर्स को यहां पर राहत है जो वो कह रहे हैं 17,500 की हर स्लैब में? हर स्लैब में नहीं है, हर स्लैब में नहीं है। 20 लाख अगर आप स्पेसिफिक बात करेंगे नंबर्स की, मात्र अगर आप 20 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप 17,500 रुपए बचा पाएंगे। अगर आपकी सालाना आय 20 लाख रुपए, सालाना आय 20 लाख रुपए सैलरी वाले, तो आप 17,000 बचा पाएंगे। अगर किसी की 10 लाख है सर, तो अगर किसी की 10 लाख है तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने 12, 15 और आप 12 बता दीजिए। 12 लाख पे हम बचा पा रहे हैं 13,750 रुपए। ठीक है, तो 20 लाख जिसकी सालाना आय है उस पे 17,500 रुपए की बचत है। 17,500 रुपए, और जिसकी 12 लाख है, 12 लाख है, उस पे बचत है 13,750 रुपए की, नंबर 750 रुपए की। और जो 10,000 होगी, 10 लाख होगी, उसकी और 10,000 समथिंग हो जाएगी बचत। तो अजय जी, सबको 17,000 नहीं मिल रहे हैं, 20 लाख से ऊपर वाले को मिल रहे हैं, लेकिन इस पर आप बोलिएगा। उससे पहले सुरेंद्र राजपूत कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत बोलिए। मैं आ रहा हूं अजय जी, रुकिए। गौरव भाई, वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। बिहार से अजय भाई अब की टिकट मिल जाता, जीत के संसद आते, कहाँ आपके साथ और हमारे साथ बैठे चाय चाय कर रहे हैं। सच बात यह है अजय भाई, बजट को बताता है सेंसेक्स,
आपके पहले बजट में जब 2014 में था, सेंसेक्स झूम के नाचा था, आप तब थे नहीं भाजपा में, तब हमारे साथ थे। लेकिन तब जो भाजपा के प्रवक्ता थे वो ये कहते थे कि अरे देखिए सेंसेक्स ने बता दिया बजट कितना अच्छा है। तो अगर भाजपा वालों, सेंसेक्स ने बताया है बजट, जब सेंसेक्स बताता है बजट अच्छा है, तो आज सेंसेक्स डाउन है तो बता रहा है बजट बुरा है। नंबर एक। नंबर दो, आप हमको बताइए, जो जितनी आप बातें कर रहे हैं कि आज एग्रीकल्चर के लिए आपने पिछले 5 साल से लगातार कहते थे कि 10 लाख रुपए का कॉर्पस फंड बनाएंगे। कहते थे ना आप, हम तो नहीं कहते थे, आप ही कहते थे। इस बार वो कोई घोषणा हुई क्या, या कहीं 10 लाख करोड़ का जिक्र आया क्या? भाई पिछले 5 साल था गौरव भाई, आप तो पिछले 10 साल से कवर कर रहे हैं हमारे साथ में ना। तो कहते थे कि नहीं कहते थे 10 लाख करोड़ का कृषि के लिए हम कॉर्पस फंड बना रहे हैं? कहां है वो कॉर्पस फंड? कोई बता सकता है हमको? कोई बता सकता है हमको एमएसपी पर इन्होंने क्या बात कही? कोई बता सकता है हमको कि किसानों की आय दुगनी पर इन्होंने क्या बात कही? कोई बता सकता है हमको कि क्या नाम ये सेंसेक्स क्यों नीचे जा रहा है? जैसे कोई बता सकता है, इन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात कही हमारे अर्थशास्त्री महोदय ने, कहने लगे कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है 17% और डायरेक्ट टैक्स से आ रहा है 19%। कॉर्पोरेट का मतलब यानी जिसका देश के 85% संसाधनों पर कब्जा है, 20-50-100 घरानों का, उससे मात्र 17% टैक्स आ रहा है। यही मैं आपसे कह रहा था। और जो क्या नाम मध्यम वर्ग हैं, हम लोग हैं, हम हैं, अजय भाई जैसे लोग हैं, ये आज सपोर्ट कर रहे हैं, कल विरोध में आ जाएंगे, तो आज इनसे मिल रहा है 19%। मध्यम वर्ग को मार दो सीधे सीधे और कचर दो उसको। भाई कारपोरेट से लो ना आप टैक्स, कौन रोक रहा है आपको? आप हमको बता दो कि तमाम चीजों में जो आपने बजट के एलोकेशन कम किए, रक्षा में बजट का एलोकेशन कम क्यों किया? शिक्षा में बजट का एलोकेशन कम क्यों किया? कृषि में बजट का एलोकेशन कम क्यों किया? अगर आंकड़े कहेंगे तो वो भी दे दूंगा। आज की डेट में रक्षा में बजट का एलोकेशन कम करना ये बुद्धिमानी का काम है? चीन आपके सर पर, हमारे सर पर बैठ करके डोकलाम में ब्रिज बना रहा है। नहीं सर, डोकलाम कह रहा, पेंगोंगसो लेक पे ब्रिज बना रहा है, और हम रक्षा का बजट कम कर रहे हैं, कृषि का बजट कम कर रहे हैं। आप बताइए हमको, कोई मतलब है? आप बजट कम कर रहे हैं, स्वास्थ्य का बजट कम कर रहे हैं, क्योंकि आपने देश को आर्थिक मंदी में डाल दिया है। आप रोजगार के लिए कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं देश, आप हमें बताइए बजट के एलोकेशन, बड़ी-बड़ी एजेंसीज कह रही हैं कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करेगा। सुरेंद्र जी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अभी आपने देखी होगी, IMF की रिपोर्ट आपने देखी होगी सर। अगर हाँ बिल्कुल देखिए, मैं बिल्कुल सही, मैं सहमत हूं। हमें तो तरक्की करनी है हमारे अपनी ताकत के दम पर, लेकिन जो इनकी नीतियां हैं, जो जहां पे हम तरक्की कर चुके होते वहां से आधी दूरी पर भी नहीं है। आप हमें बताइए ना, बजट के अगर हमने तरक्की की है तो बजट के एलोकेशन कम क्यों है? शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर कम क्यों है? ओके, जवाब लेते हैं। आप बताइए ना, कृषि पर कम जवाब क्यों देना है? चाहते हैं अजय जी, ये एलोकेशन जो ये कह रहे हैं डिफेंस का, एजुकेशन का, हेल्थ का कम क्यों है? अरे मैं कितनी बार से बोल रहा हूँ, एक्सरे लगा के देखना चाहिए था। एक्सरे मशीन की दाम कीमतें कम हो गई, आज खरीद लेते 10-15। 6,21,541 करोड़ रुपए बजट हुआ, 4.27% ज़्यादा है लोकेशन से पिछले साल से। कैसे बोल रहे हैं डिफेंस बजट कम हो गया? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। कौन आंकड़े झूठ बोल रहे हैं? एक मिनट लीजिए, अभी वो भी ऐसी का लगता है ना, ये आंकड़ा मैनेजमेंट गड़बड़ है। अरे मैं तो यूनियन बजट देख रहा हूँ, मेरे पास ही रखी हुई है। 4.27% ज़्यादा है। नहीं, आपका है यार। आपने बोला कि सेंसेक्स झूम के नाचता है। 1 मिनट, आप सुरेंद्र भाई, मैं आपके बीच में एक बार भी नहीं बोलता हूँ, इतनी तो कटसी रखी है हमारे साथ। सेंसेक्स झूम के नाचता है जब बजट अच्छा होता है। ये कब मैंने कहा? ये कब, जब मैं जेडीयू में था कब मैंने कहा? बीजेपी में हूँ पिछले 1.5 साल से कब कहा मैंने? सेंसेक्स नाचने वाला बजट नहीं देते हैं भाई, हम लोग देश को चलाने वाला बजट देते हैं, जिसमें सब लोग हों, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सारे देश के सारे व्यक्ति हैं। सेंसेक्स नचाना, सेंसेक्स झुमाना आपका काम है। और डिफेंस बजट को हम कम नहीं कर सकते हैं ना। डिफेंस बजट में तो पहली बार डिफेंस बजट में ये एलोकेशन हो रहा है कि हम डिफेंस से एक लगभग 22,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, जो आज तक डिफेंस में हम सिर्फ खर्च करते थे। बहुत सारा फर्क है सुरेंद्र भाई, बहुत सारा फर्क है। नहीं, एक चीज अजय जी, जो डिफेंस बजट की बात आई थी, एक्चुअली शुरू में लोगों को लगा था कि बजट बहुत कम कर दिया, लेकिन सुरेंद्र जी ऑल टाइम हाई है डिफेंस बजट।
कैपिटल एक्विजिशन का जो उसमें 1,72,000 करोड़ का अमाउंट है उसको अलग करके देखा जा रहा है। वो जब भी आया है साथ में आया है, इसलिए जब उसको जोड़ेंगे ना तो वो ऑल टाइम हाई है। डिफेंस बजट 4-5% बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। आप भी सही हैं, आप जो कह रहे हैं पहले ऐसा ही लगा था कि 4 लाख करोड़ का 4.27%। हाँ, आप भी सही हैं, पहले लगा था कि डिफेंस बजट कम कर दिया गया है, लेकिन वो जब इन टोटलिटी देखेंगे तो बजट बढ़ा है, डिफेंस का कम नहीं हुआ है। ये मैं क्लैरिटी दे रहा हूं अपने व्यूअर्स को भी और सबको भी, क्योंकि ये पहले कंफ्यूजन हो गई थी। अजय जी बोलिए। अजय जी, मैं कह रहा हूँ कि बजट हम लोग बनाते हैं तो किसी एक वर्ग को देख के नहीं बना सकते हैं, किसी एक राज्य को देख के नहीं बना सकते हैं। बिहार आंध्रा की बात हो रही है, नहीं, लेकिन एक बात तो है, नहीं अजय जी, एक बात तो है। अजय जी एक सवाल ले लीजिए, अजय जी एक सवाल ले लीजिए, बीच में रोका हूं तो आज एक मिनट, हिमाचल को मदद, हिमाचल प्रदेश को, गौरव जी एक मिनट, एक लाइन कह दूं बस। हिमाचल प्रदेश को हमने मदद की घोषणा की, हमारी सरकार है वहां, ठीक है, हमारी सरकार है। सिक्किम को हमने मदद की घोषणा की है, हमारी सरकार है वहां। पश्चिम बंगाल को मदद के लिए बोला है, हमारी सरकार है वहां। आप देश को देखेंगे कि सरकारों को देखेंगे? अरे तो अजय जी सवाल ये है कि यूपी में रोड नहीं बननी चाहिए हमारे क्या? लिए देश है, ये देश का बजट है। झारखंड में रोड नहीं बननी चाहिए क्या? सवाल है कि नॉर्थ ईस्ट में रोड नहीं बन रही है। नहीं, आपने बिहार को स्पेशल पैकेज दिया है, आपने बिहार को 26,000 करोड़ का हाईवे का पैकेज दिया है, और इसके अलावा बिहार को आपने पर्यटन के लिए अलग पैकेज दिया। अकेले बिहार में बिहार को 59,000 करोड़ का पैकेज दिया। सुन लीजिए सर, और आपने टीडीपी को, टीडीपी की सरकार जिस सूबे में, उसको 15,000 करोड़ अलग से दिया है, और ये दोनों आपके सबसे बड़े अलाइज हैं। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि गठबंधन के सहयोगियों को स्पेशल स्टेटस जो मांग रहे थे, आप पे प्रेशर बना रहे थे, वो आप नहीं दे पाए, तो खुश करने के लिए आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया है, बाकी किसी को नहीं दिया। ये कई राज्य आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं अब जवाब दे देता हूं। बिल्कुल सबसे दीजिए। पहली बात ये बताइए मुझे कि बिहार में तो सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, सबसे बड़ी पार्टी बिहार में हम हैं। जेडीयू हमारी सहयोगी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो क्या बिहार का विकास करना भारतीय जनता पार्टी का दायित्व नहीं है? जब हम देख रहे हैं कि बिहार में एक भी एक्सप्रेसवे आज तक नहीं हुआ, आज तक एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है। क्या दिल्ली से मुंबई जब एक्सप्रेसवे बन रहा था तो बिहार ने सवाल उठाया था कि भाई ये दिल्ली होते हुए, हरियाणा होते हुए, राजस्थान होते हुए, ये मध्य प्रदेश होते हुए ये महाराष्ट्र पहुंच रही है, हमारे राज्य को क्यों नहीं मिल रहा है? तो आज जब बिहार को 2-3 एक्सप्रेसवे मिल रहे हैं तो ये विपक्ष वाले क्यों सवाल उठा रहे हैं भाई बिहार पे? बिहार के एक्सप्रेसवे से किसको दिक्कत है? ये राष्ट्र की संपत्ति है। उस एक्सप्रेसवे पे जो टोल आएगा वो NHAI को जाएगा, वो केंद्र सरकार के खजाने में जाएगा, बिहार सरकार में तो आ नहीं रहा है। क्या दिक्कत है भाई? बिजली के प्रोडक्शन में हर घर बिजली बिहार देने में पहला राज्य बना, हर घर बिजली दे चुके हैं। मैं रोकूंगा आपको, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, मैं उनसे बात कर लूं। आप रहिए हमारे साथ, आप सभी मेहमान हमारे साथ रहिए, लेकिन हरदीप सिंह पुरी जी के पास जाएंगे। हरदीप साहब, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर। सर, बजट आ गया है, आप तो वो हैं जो डिप्लोमेसी को बहुत अच्छे से समझते हैं और नंबर्स को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। बताइए सर, कैसे देखें इस बजट को? देखिए भाई साहब, मैं डिप्लोमेसी को और आंकड़ों को दोनों को समझने की कोशिश करता हूं। मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मुझे डिप्लोमेसी और नंबर्स के बारे पूरी जानकारी है, पर मैं आपको बेसिक नंबर दे दूं। एक बहुत जो हम एक फैक्टर को भूल जाते हैं कि इस बजट के लिए कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करनी होगी। फरवरी 2 तारीख को हमने इंटरिम बजट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्मला जी ने दिया था। उस इंटरिम बजट जो फरवरी में आया था, अभी जो मेन बजट आए कुछ 5 महीनों के लिए। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का जहां तक सवाल है, 11 लाख करोड़ से अधिक, वो ऑलरेडी हमने तय कर लिया था फरवरी में। अभी जो मेन आंकड़े इसमें से निकलते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हो तो 3 लाख करोड़ विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए प्रोविजनिंग है। अगर आप बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट की, उसमें 2.66 लाख करोड़ रूरल डेवलपमेंट के लिए है। और आगे देखिए, 4 करोड़ से अधिक हमारे युवाओं को नौकरियां दिलवाना 5 साल में। मुद्रा योजना का जो लिमिट है 10 लाख, उसको 20 लाख ले जाना। और हमें 1 करोड़ हमारे युवाओं को आपको देना है इंटर्नशिप अगले 1 साल के लिए, और 5,000 रुपए महीने का स्टाइपेंड देना है। सारी ये डेवलपमेंट देखिए तो हमारी जो अर्थव्यवस्था 5वें स्थान में है विश्व भर में, उसको IMF कह रही है कि 2027 तक ये 3रे स्थान पर पहुंच जाएगी। पर हमें इस बजट के थ्रू माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को हमने विकसित भारत की ओर 2047 की ओर ले जाना, और ये बजट बहुत बढ़िया बजट है। उसके लिए फिस्कल कंसोलिडेशन है, प्रोडक्टिव फोर्सेस को अनलीश करेगा, और आने वाले समय में सर, तो फिर जब इतना सब कुछ है
फिर राहुल गांधी इसको कुर्सी बचाओ बजट क्यों कह रहे हैं? राहुल गांधी जी की अंडरस्टैंडिंग के बारे तो मैं टिप्पणी दे नहीं सकता, इतने वो सीनियर युवा लीडर है। और राहुल गांधी जी ने तो ये भी कहा था कि हम सत्ता में आ जाएं तो एक सेंसस कराएंगे, कास्ट सेंसस होगा, देखेंगे कौन से कहां पे धन और संपत्ति है, खटाखट फटाफट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे। अब इसको कुर्सी बचाओ कहें, जो मर्जी कहें, राहुल गांधी जी इज एंटाइटल्ड टू हिज व्यूज। I respectfully disagree. I'm very happy that the chief minister of the two states have welcomed it. पर इसकी परिभाषा ईस्ट की ये नहीं है कि बिहार ही स्टेट है, उसमें बिहार ईस्ट में उड़ीसा भी है, बिहार भी है, सिक्किम भी है और स्टेट्स भी आती है। तो इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि बजट को एक बार अच्छी तरह पढ़ लें। अगर उसमें समझ आने में कोई कमी रही तो हमारे लोग बीच बीच में बैठ के उनके साथ टेक्निकल असिस्टेंस देके उनको बजट पूरी तरीके से समझा देंगे, शायद उनके व्यूज फिर बदल जाएं। अगर क्रिटिसिज्म यही रखनी है तो फिर दे मस्ट डू बेटर, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म कोई जम नहीं रही। अच्छा, एक चीज और वो लगातार कह रहे हैं कि ये आप लोगों ने मिडिल क्लास जो कि ओल्ड टैक्स रिजिम के जरिए कुछ सेविंग कर लेता था टैक्स बचाने के बहाने, उससे भी अब उसको न्यू टैक्स रिजिम की तरफ मोड़ने के लिए बचत की तरफ फोकस कम कर दिया है। इसका क्या जवाब है सर? क्या सरकार नहीं चाहती कि मिडिल क्लास बचत ऐसा है, बचाने के बहाने? राहुल गांधी जी को पूछिए कि जब आपकी नानी जी थी उस समय कितना था टैक्स रेट। मुझे याद है एक जमाने में तो 90% पहुंच गया था, 70% था, 97% था। मतलब कि अगर 100 रुपए कमाओगे तो 3 रुपए बचेंगे, बाकी 97 वो इनकम टैक्स का अंकल ले जाएगा। तो ऐसा है कि वहां से कम करते 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 मैंने स्लैब का क्या किया, पहले तो 3 से 6 लाख की स्लैब थी 5% वाली, उसको 3 से 7 लाख कर दिया। जो 6 से 9 वाली थी तो उसको 7 को 10 कर दिया। तो हमने तो टैक्स रिलीफ मिडिल क्लास को दिया है। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि जितना आप चाहते हैं वो नहीं दे सकते, पर आपके सबूत क्या है? नानी जी के समय आपने 97% कर दिया, उसके बाद आपके क्या टैक्स स्लिप थे? 2014 में जब हमने मोदी जी ने दायित्व संभाला उसका और 2004 और 14 का हम कंपेयर कर देते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं अगर आपको ये पसंद नहीं है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% से लेकर 12% बना, उसमें भी आपको कोई तकलीफ है, तो राहुल गांधी जी को फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार बजट अच्छी तरह पढ़ लें और कोई अच्छे साथी जिसको बजट की समझ हो, जयराम को शायद ना बिठाएं क्योंकि जयराम जी थोड़े आइडियोलॉजिकल हो जाते हैं, मेरे मित्र हैं बहुत पुराने, पर वो थोड़ा सा वो नुक्स ढूंढने में है। पर किसी अच्छे आदमी जिसको बजट की समझ हो साथ बिठा ले, कमी रही तो हम लोग बैठ जाएंगे उनके साथ नहीं और समझवा देंगे कि बजट कैसे कोई जो अब जैसे कह रहा है कि 2 स्टेट्स को मिला। अरे भाई, वो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2012 में साइन हुई थी वो किसने की थी? आप ही ने की थी ना। तो उसका क्या हुआ? आप ही ने साइन की थी। अगर 2012 के बाद 2024 में हम उसको कुछ इंप्लीमेंट करें, आपको तो खुशी होनी चाहिए फिर सर कि आपने जो काम अधूरा छोड़ा हम उसको पूरा कर रहे हैं। सर, तो फिर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ग्रुप भी आपसे सवाल पूछ रहा है कि महाराष्ट्र, मुंबई जो इस देश की फाइनेंशियल कैपिटल है और महाराष्ट्र जो इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स जहां से केंद्र सरकार को मिलता है, वहां आपने कुछ क्यों नहीं दिया? नहीं, ऐसा है हर एक स्टेट को और हर एक यूनियन टेरिटरी को केंद्रीय सरकार ने मदद की है। जब दिल्ली में हमने 27,000 करोड़ का लोन लेके जीका से मेट्रो सिस्टम बनाया था, वो भूल जाते हैं आप? महाराष्ट्र में क्या किया? कोई बात नहीं, कल कुछ घंटों में कोई सारा इकट्ठा कर देगा कि महाराष्ट्र के लिए केंद्रीय सरकार की तरफ से क्या क्या हुआ और आपने क्या किया, वो सब आ जाएगा बाहर। इसमें तो कोई जल्दी की बात ही नहीं है, एकदम सारी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सब स्टेट्स की मदद होती है। अब इसमें हम नहीं कह सकते अब आप किसी एक चीज को उठाना चाहे तो पूरी पिक्चर देख लीजिए और बजट को पढ़ लीजिए, पता लग जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। हरदीप सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। केंद्रीय मंत्री थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक बार फिर से अपने पैनलिस्ट के पास चलते हैं। सुना आपने, आखिरी लाइन बजट पे क्या है आपकी? समय कम है। ये बेसिकली बजट एक निराशाजनक है। ना इसमें युवाओं के लिए बहुत कुछ है, ना डिफेंस फोर्सेस के लिए। मुझे नहीं पता आप कैसे कह रहे हैं 6,21,000 करोड़ का पिछले साल था, इस समय 4,56,000 करोड़ का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है। ठीक है सर, और भी ये पता नहीं आप कौन सा अलग लाए हैं। अगर उसमें एक 21 भी जोड़ लेते हैं ट्वीक है तो जो भी मैंने बताया आपको, निराशा और देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। और मुझे मालूम है आप पढ़ने लिखने वाले हैं, आप देख लेंगे। ट्वीट को छोड़िए,
ये ट्वीट तो वही दादी नानी का अंतर नहीं है, भाजपा वालों को अच्छा, पता। ठीक है सर, शादियां नहीं करते हैं लोग, समय खत्म हो चुका है। अजय उनको आलोक, परिवार का मतलब है नहीं पता।